Hello guys, welcome back on the lecture series of 12th class macroeconomics. We were discussing the unit 5 which is the balance of payment, and this is the part 4 of the unit 5, and in part 4 these topics will be discussed in details. And the first topic is the autonomous and accommodating transactions, the format of the BOP, significance of the balance of payment. So here BOP stands for the balance of payment. Okay. So the fourth points is the difference between current account and capital account. Fifth is the difference between the balance of trade and the BOP, balance of payment. And the sixth is the difference between the autonomous and accommodating transactions. Okay. So let's start with the first topic, which is the autonomous and accommodating transactions. Okay. So in this slide, we are going to discuss the autonomous transactions. Okay. So the autonomous transactions, so they are the transactions which are undertaken for profit motive. Okay. So ये जो autonomous transactions होती हैं, ये profit motive से की जाती हैं. ओके. तो देखो ये जो autonomous transaction है और ये जो accommodating transactions हैं, ये BOP का ही पार्ट है. ओके. तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं. लेट्स सपोज करते हैं, देखो तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्रेडिट और यहाँ पर ले लेते हैं डेबिट. हमें पता है अगर इनफ्लो है, क्रेडिट जो है किसको शो कर रहा है, इनफ्लो को शो करता है, और डेबिट जो है किसको शो करता है, आउटफ्लो का, है ना. पैसा यहाँ गया है तो डेबिट से रिकॉर्ड करते हैं. और ये है, तो मान लेते हैं करंट अकाउंट में जो इनफ्लो हुआ है वो 100 है और जो आउटफ्लो हुआ है वो 40 है. ओके. सो द बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस करंट अकाउंट कितना होगा, इसमें से इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा, 60 आएगा. ओके. सो कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं. तो कैपिटल अकाउंट में जो इनफ्लो हुआ है मान लेते हैं 120 का हुआ है, और फिर ये कितना है, ये 170 का हुआ है. ठीक है. सो तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस इसका बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट जो है कितना आएगा, -50 आएगा. ठीक है. और अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का निकालें, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, सो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आ रहा है, ये 60 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, -50 आ रहा है. तो लेट सपोज करते हैं कितना हो जाएगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आ गया मेरा, 10 आ गया. ओके. सो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं. पर यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सरप्लस में है. तो ये देखो, तो इसका मतलब ये जो +10 अमाउंट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देखो +10 अमाउंट है, तो ये जो बचा हुआ ज़्यादा 10 रुपये है इसको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं. ओके. सो तो एक ये जो अकाउंट होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसको हम ये 10 रुपये में क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं. ये -10 से रिकॉर्ड करते हैं और जो एक्चुअल हमारा BOP बनता है वो क्या बनता है, हमारा 0 हो जाता है. ओके. सो देखो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, तो ये एक लाइन है. तो देखो हमारा जो अकाउंट बनता है वो इस तरीके से बनता है. ओके. सो हमने देखा कि BOP मेरा -10 है, यानी कि सरप्लस में है. तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में से यहाँ -10 करके इन दोनों को जोड़कर 0 कर दिया जाता है, और ये जो 10 रुपीज़ है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में प्लस हो जाता है ना, क्रेडिट से. तो BOP मेरा 0 आ गया. अब लेट सपोज करते हैं कि BOP जो है वो कुछ डाटा को चेंजेस करते हैं. तो यहाँ पर 170 था तो इससे मैं 100 कर रहा हूँ. तो अब कितना आएगा ये, और कर देते हैं इसे, एक्चुअली इसे हम कर रहे हैं 200. ओके. सो यहाँ कितना आएगा, -80 आएगा. अब देखो अगर ये -80 आ रहा है तो करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर हम ऐड कर देंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो BOP आएगा वो कितना आना चाहिए, वो हमारा जो BOP आएगा वो -20 आएगा. तो इसका मतलब BOP क्या है, डेफिसिट में है. पर एक्चुअल में जो हमारा BOP होता है वो किस में होता है, 0 होता है, बैलेंस्ड होता है. तो इसका मतलब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यहाँ पर क्या करेगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो यहाँ पर 20 जो है ऐड कर देगा, है ना. यानी कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से हम पैसा निकालेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, और फिर एक्चुअल में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमेशा किया जाता है.
तो ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है जो बी किया गया है, तो देखो दो दो ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं, ये हमें ऐसे याद रखना। मेनली यहाँ दो चीजें की जा रही हैं, एक तो ये वाला पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों को जोड़कर बीओपी कितना है, -20 है। और एक ये वाला पार्ट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट वाला, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर ये जीरो नहीं हो रहा है, मतलब बैलेंस नहीं है, डेफिसिट या सरप्लस है, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो यही जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसी को हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो हमने डिस्कस किया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट की, जितना भी ऊपर वाला पार्ट है जिसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस हमने फाइंड आउट किया, या इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स की गई, वो किसका पार्ट है, वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स का पार्ट है। इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में किए जाते हैं, इन्हीं को हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये नीचे वाला है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, इसको हम जो आगे हम पढ़ेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर भी तो देखो ट्रांजेक्शन्स की जा रही है ना। ऑफिशियल जो रिजर्व अकाउंट है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स ओआरटी जो हमने पढ़ा था, तो ये यहाँ पर भी तो देखो प्लस और माइनस किया जा रहा है, ट्रांजेक्शन्स की जा रही है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये क्यों किया जा रहा है, ये इसको बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। तो इसीलिए ये जो दूसरी ट्रांजेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, अकोमोडेट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स की गई हैं। ओके, सो हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हम ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो तो ये नया नहीं है कुछ भी, ये पुराना ही है। तो अब देख लेते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। सो दे आर ट्रांजेक्शन्स विच आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव। ओके, सो यहाँ देखो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स का किया जाता है, सर्विसेज का किया जाता है, या लोन लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो ये नहीं देखा जाता कि हमारा बीओपी जो है प्लस में होगा या माइनस में होगा। बस मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं लोन दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा कम है तो एक तरीके से मैं गुड्स बेच रहा हूँ ताकि मुझे पैसे मिले अर्न करने के लिए, या मैं बोरो कर रहा हूँ, तो ये देखा जाता है। ओके, यानी कि यहाँ सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है। तो इसीलिए इसका जो मोटिव होता है इन ट्रांजेक्शन्स का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट का, कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम से आए, चाहे मैं किसी को लोन दूँ तो मुझे इंटरेस्ट इनकम मिले, या मैं किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे प्रॉफिट या डिविडेंड मिले, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो दीज आर नॉर्मली अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं ऊपर वाली, ये किसके द्वारा की जाती हैं, नॉर्मली अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाती हैं। सो दीज आर द इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ बीओपी। अब चाहे बीओपी घाटे में जा रहा हो, फायदे में जा रहा हो, या बैलेंस्ड है, ये सोचकर प्राइवेट लोग ये ट्रांजेक्शन नहीं करते कि घाटे में जा रहा है तो मुझे ज़्यादा ट्रांजेक्शन, यानी कि मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि घाटा कम हो जाए, या फायदे में जा रहा है तो इसका मतलब मुझे इंपोर्ट आउटफ्लो करना चाहिए, है ना, इनफ्लो अगर ज़्यादा है तो मुझे इनफ्लो को कम करना चाहिए। ऐसा ये सोच कर नहीं करते हैं। तो इसलिए बीओपी का स्टेटस चाहे कुछ भी हो, चाहे इनकी ट्रांजेक्शन्स की वजह से बीओपी घाटे में जा रहा हो, चाहे फायदे में जा रहा हो, इसका इस ट्रांजेक्शन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो थर्ड लाइन है वो कह रही है कि दीज आर द इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड अबव द लाइन। और ये ट्रांजेक्शन जो है वो अबव द लाइन रिकॉर्ड की जाती है। अब देखो अबव द लाइन का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या होता है। यहाँ देखो अबव द लाइन एक इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो ये शो करती हैं कि हम किन ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर आपको बताऊँ मैं कि अभी जो हमने ये पूरा फॉर्मेट तैयार किया है बीओपी का, इसमें हमने बताया कि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ये वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और देखो उसके नीचे फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आ जाता है। तो ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, है ना, एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो अकोमोडेटिंग है, और ये है ऑटोनोमस है। तो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो लाइन है जहाँ से ये ऑफिशियल रिजर्व, जहाँ से इसको बैलेंस किया जाता है, इसके ऊपर का जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एबो द लाइन, यानी कि ये जो लाइन है जो मैंने खींची है ये इसके क्या है, ऊपर है, ये इसके ऊपर। क्योंकि जो बैलेंस आप देखोगे, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है, जहाँ पर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस, फिर उसके बाद फिर एक लाइन होती है, फिर ऑफिशियल रिजर्व प्लस किया गया, ऐड किया गया, फिर एक्चुअल में देखा जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा जीरो है। तो ये जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये क्या होती हैं, वो इस लाइन के ऊपर होती हैं। ओके, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अबव द लाइन। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि ये क्या होता है एग्जाम्पल से। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर।
सो इफ द बिजनेसमैन, देखो ध्यान से समझना ये एग्जांपल, इफ द बिजनेसमैन वांट्स टू परचेज द गुड्स एंड इंपोर्टेड गुड्स आर चीपर as compared to the Indian goods, he will go ahead and purchase the imported goods. Okay, so he will not consider the fact that it will lead to increase in import or negative balance of payment. So these transactions can take place in both account, capital account, current account. तो मैंने बताया था कि जो transactions की जाती हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में, वो ये नहीं देखा जाता कि इनकी ट्रांजेक्शन से मेरा बीओपी जो है वो कंट्री का वो नेगेटिव में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा, बस ये ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं और ये ट्रांजेक्शन्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में ही होती हैं. ओके, सो ऑन द करंट अकाउंट में जैसे मर्केंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स आर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, एंड द कैपिटल अकाउंट में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल आर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन. तो वही कैपिटल अकाउंट का एक एग्जांपल गिवन है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम. ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हुई. अब हम बात करते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स की. तो आपको अगर वो फॉर्मेट याद हो तो फॉर्मेट में मैंने बताया था कि ये एक फॉर्मेट है जिसमें यहाँ पर हम एक तरीके से ये हमारा क्रेडिट आइटम है, ये हमारा डेबिट आइटम है, जिसमें हमने देखा कि हमारा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ रिकॉर्ड होता है, फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट का. उसके बाद हम देखते हैं कि बीओपी में माइनस हो रहा है, घाटा हो रहा है या प्लस हो रहा है. फिर बाद में हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है ऐड करते हैं, फिर प्लस और माइनस करते हैं, फिर बाद में हमारा जो बीओपी आता है वो क्या होता है, जीरो होता है. ओके, सो ये जो लाइन है मैंने बताया था कि जो ये इमेजिनरी लाइन है ये वाली, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैपिटल और करंट अकाउंट से हमारा बीओपी घाटे में जा रहा है, फायदे में जा रहा है, तो इसके ऊपर का मैंने बताया था कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं. और ये जो ऑफिशियल रिजर्व में जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स रिजर्व में जो की जाती हैं, ओ आर टी. ओके, सो ये किसका पार्ट होता है, ये अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का होता है. अकोमोडेटिंग का मतलब होता है बैलेंस करना, एकोमोडेट करना है ना, उस नल इफेक्ट करना, इफेक्ट को नलीफाई करना. ओके, तो अगर घाटे में है तो उसे जी बैलेंस करना, अगर फायदे में है तभी भी उसे बैलेंस करना, नलीफाई करना. सो देखते हैं. सो द ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट एंड सरप्लस इन द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस सच एज द ट्रांजेक्शन डिटरमाइन द नेट कॉन्सिक्वेंसेज द ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन. तो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से जो भी डेफिसिट और सरप्लस होते हैं बीओपी में, उसको ठीक किया जाता है किससे, अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन करके, है ना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पैसा लेकर या उसमें से पैसा डालकर. ओके, सो दीज ट्रांजेक्शंस आर मीन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनोमस आइटम्स एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो डिसइक्विलिब्रियम जब होता है, डेफिसिट और सरप्लस को ठीक करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस की जाती हैं, ये वाला पार्ट. ओके, सो नॉर्मली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट इफ द बीओपी इज नेगेटिव. और नॉर्मली क्या होता है कि बीओपी जो है वो नेगेटिव होता है, तब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में से पैसा निकालकर इस बैलेंस को जो एडजस्ट किया जाता है. ओके, सो द सोर्सेज यूज टू मीट डेफिसिट इन बीओपी आर. अब देखो, एक तो होता है कि ये जो पैसा आ कहाँ से रहा है, तो मैंने बताया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से आता है. तो वही सोर्सेज है. एक तो हमारा हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो होता है, और दूसरा होता है बोरोइंग फ्रॉम आईएमएफ और फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटीज. तो कभी कभी जब हमारा रिजर्व्स भी कम हो जाता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, आईएमएफ से और इन सब से लोन लेकर इसको बैलेंस करते हैं. ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. सो इसमें है, देर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ -300. करंट अकाउंट डेफिसिट जो है -300 है, एंड कैपिटल अकाउंट सरप्लस इज 200 है. सो यहाँ पर हमने बताया था कि बीओपी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस. तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो -300 है, और प्लस में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 200 है. तो एक्चुअल में हमारा बीओपी क्या है, नेगेटिव में है, यानी कि बीओपी घाटे में है. सो द गवर्नमेंट विल यूज द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट टू बैलेंस द बीओपी. तो 100 रुपये क्या होगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से वहां से निकाला जाएगा और इस जो माइनस है, डेफिसिट है, इसको पूरा किया जाएगा. ओके, अब हम फॉर्मेट ऑफ बीओपी की बात करते हैं. वैसे हमने फॉर्मेट जो है वो डिस्कस कर लिया है एक्चुअली में, पर एक बार मैं दोबारा रीकैप कर देता हूँ कि बीओपी का फॉर्मेट कैसा होता है. तो देखो, ये याद रखना कि ये जो है, ओके, तो यहाँ पर हम
तो यहाँ पर हम क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम डेबिट लिखते हैं, और फिर यहाँ पर जो भी अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं या आइटम्स होते हैं, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है, आइटम्स लिख लो, ट्रांजेक्शन्स लिख लो। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये करंट अकाउंट की बात की जा रही है, तो करंट अकाउंट में कितना इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर करंट अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है। लेट सपोज करते हैं, देखो ऐसे होता है ये, लेट सपोज करते हैं कि यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जा रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज में कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ उसकी बात करेंगे। क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो, याद रखना, और इसका मतलब होता है आउटफ्लो, ठीक है। या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में कितना क्रेडिट हुआ है कितना डेबिट हुआ है आइटम, ठीक है, ये। और फिर इन सभी को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, ये बैलेंस आता है हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस। तो ये हमारा जो बैलेंस होगा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैसे पता चलता है, क्रेडिट आइटम को जोड़ लेंगे, डेबिट आइटम को जोड़ लेंगे। क्रेडिट आइटम इनफ्लो होता है तो इनफ्लो और आउटफ्लो को घटा देंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ करंट आ जाएगा, ठीक है, करंट अकाउंट। फिर इसके बाद फिर मान लेते हैं ये बोरोइंग है, लैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इसको करेंगे। फिर यहाँ पर हम कैप ये जो अमाउंट आएगा क्रेडिट और कैपिटल में, फिर इसको जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर हम निकालेंगे कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना है, ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे कि बीओपी कितना आ रहा है, ओके, सो एक्चुअल में बीओपी जो है वो कितनी आ रही है। तो बीओपी जो है वो हो सकता है कि बीओपी का जो अमाउंट है हो सकता है वो पॉजिटिव में आए, हो सकता है नेगेटिव में आए, और हो सकता है बैलेंस्ड हो, ओके। सो जो भी अकॉर्डिंग होगा पॉजिटिव में नेगेटिव में, फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस्ड करते हैं किससे, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से। और ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या करती है, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है, जिसमें फॉरेन रिजर्व्स का जो रिजर्व होता है वो मेंटेन किया जाता है, और यहाँ से पैसे फिर यहाँ से फॉरेन करेंसी जो है सेल और परचेज की जाती है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बराबर होता है। तो ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में प्लस और माइनस आइटम होगा, लाया जाएगा, खरीदा जाएगा। यानी कि अगर घाटे में होगा तो पैसा लाया जाएगा, अगर प्रॉफिट में होगा मतलब सरप्लस में होगा तो पैसा यहाँ से माइनस किया जाएगा। और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक्चुअल में लास्ट में आएगा, जो बैलेंस नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या आएगा, एक्चुअल में जीरो आ जाएगा, है ना। तो ये बैलेंस ऑफ फॉर्मेट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ इस तरीके से होता है। और हमने देखा था कि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम इन ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं, इसके ऊपर वाली ट्रांजेक्शन्स को, इसलिए एबव द लाइन इसको बोला जाता है। और फिर जो ठीक करने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन, है ना, ये लाइन के क्योंकि नीचे है। तो आई होप आपको फॉर्मेट ऑफ बीओपी समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द बीओपी, कि बीओपी आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्यों बनाते हैं और क्या रीज़न है इसके, एक तरीके से क्या इसका कोई इम्पैक्ट भी पड़ता है नहीं पड़ता है इकोनॉमी में, तो आइए डिस्कस करते हैं। So the first है, a country's balance of statement can be used as an indicator determine whether its currency value is depreciating or appreciating। तो इससे पता चलता है बीओपी से कि करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है या घट रही है ना। एंड द सेकेंड इज द इट एक्ट्स एज अ comprehensive document that helps to understand and analyze the country's इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। तो अगर मेरा बीओपी जो है वो सरप्लस में है या घाटे में है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे दूसरे देशों से ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, है ना। एंड थर्ड इज द फाइनली द बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प्स द गवर्नमेंट डिसाइड्स इट ट्रेड एंड फिजिकल पॉलिसी गोइंग फॉरवर्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखकर हमें ये पता चलता है कि हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, इंपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे अगर बात करें कि मान लेते हैं कि कुछ सालों से हमारा इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन है एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब हमारा डेफिसिट, हमारा जो बीओपी है वो क्या चल रहा है, घाटे में चल रहा है ना। इंपोर्ट अगर ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब हमारा जो बीओपी है वो क्या चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ये घाटे को कम किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एक्सपोर्ट प्रमोशंस है, एक्सपोर्ट प्रमोशंस जो पॉलिसीज़ हैं उसको ऑप्ट करेगी, या फिर जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ताकि इंपोर्ट को कम किया जा सके या एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, जिससे बीओपी डेफिसिट को कम किया जा सके, है ना। तो बीओपी की वजह से फिजिकल पॉलिसीज जो हैं वो ली जाती हैं। बीओपी thus holds a substantial significance by helping a government determine the policies that shape a country's economy। अब बीओपी की वजह से हम फिजिकल पॉलिसीज लेते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं
इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर वो सॉर्ट आउट की जाती हैं। तो बीओपी क्या है कि इंडिकेटर है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस की बात करेंगे। तो करंट अकाउंट में हमें पता है कि करंट अकाउंट वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जिससे गवर्नमेंट की असेट्स एंड लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं होती है, और कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं जिससे गवर्नमेंट की असेट्स एंड लायबिलिटी इंपैक्ट होती है। सो द मीनिंग क्या है? एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ द मर्केंटाइज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स डन ड्यूरिंग द ईयर बाय ए नेशन आर नोन एज द करंट अकाउंट। सो ये मर्केंटाइज का मतलब होता है ट्रेड, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड। ओके, और फिर ये यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं और फैक्टर इनकम भी इसमें आता है। एन अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स द ट्रेडिंग ऑफ द फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर बाय कंट्री इज नोन एज द कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट होता है। तो ये रिफ्लेक्ट्स क्या करता है? तो कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है नेट इनकम ऑफ द कंट्री की एक्चुअल में इनकम कितनी हुई है कंट्रीज की। और कैपिटल अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है कि नेट चेंज इन द ओनरशिप इन द नेशनल एसेट्स, कि हमारी एसेट्स बढ़ी हैं या लायबिलिटी बढ़ी है या इन दोनों में कोई चेंजेस हुए हैं। So the current account deals with receipts and disbursement of the cash and non-capital items. तो करंट अकाउंट क्या पता चलता है कि हमें कितनी इनकम जनरेट हुई है और हमने कितना खर्च किया है नॉन कैपिटल आइटम्स में, क्योंकि कैपिटल वाली जो चीज़ें होती हैं वो कैपिटल अकाउंट में होती हैं। ओके, एंड द सोर्सेज एंड कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ द कैपिटल। तो इसमें ये पता चलता है कि हमारी कैपिटल जो है यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज हुई है नहीं हुई है, या इनके सोर्सेज क्या है। जैसे अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो एक सोर्स हो सकता है कि वो गवर्नमेंट ने बोरोइंग स्टार्ट कर दी हो। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें क्या है कैपिटल अकाउंट में, पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट लोन्स। ओके, देखो एक और चीज़ है जो हमें से याद रखना कि ये कैपिटल अकाउंट में देखो जितनी भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज होंगे वो करंट अकाउंट में ही आएंगे, भले ही कैपिटल गुड्स क्यों ना हो। मान लेते हैं मशीनरी अगर परचेज की जा रही है तो मशीनरी तो गुड्स के अंदर आ गया ना, ये गुड्स है। तो मशीनरी गुड्स है, कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल गुड्स है तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा, नहीं, ये गुड्स है। तो जितने भी टाइप के गुड्स होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हो, लग्जरियस गुड्स हो, कुछ भी टाइप के गुड्स हो, नेसेसरी गुड्स हो, कुछ भी टाइप के गुड्स हो, अगर वो गुड्स हैं और इनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जा रहा है तो वो करंट अकाउंट में इंक्लूड होगा। कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है ना। तो पर अगर गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में ही जाएगा। अगली डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बीओटी होता है और ये क्या आता है? बीओपी। तो हमने बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इनविजिबल आइटम्स से रिलेटेड होता है ना। सो द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए स्टेटमेंट दैट कैप्चर्स द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स विद द रिमेनिंग वर्ल्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो गुड्स के होते हैं सिर्फ उसको कंसिडर करते हैं। एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट में, सो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस डन बाय द कंट्री विद द रिमेनिंग वर्ल्ड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखो हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो कैपिटल अकाउंट का एक पार्ट है ना। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो या लोन लिया गया हो या इन्वेस्टमेंट की गई हो, जितने भी टाइप की इन्वेस्टमेंट होगी, जितने भी टाइप की ट्रांजेक्शन्स की जा रही है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है पैसे का। ओके, पर बैलेंस ऑफ ट्रेड किससे रिलेटेड है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किससे रिलेटेड है? वो सिर्फ गुड्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से रिलेटेड है। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रिकॉर्ड्स करता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स ओनली, ये याद रखना, ये गुड्स की बात करता है। एंड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोथ गुड्स एंड सर्विस, ये सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। ओके, तो द बैलेंस ऑफ ट्रेड कैपिटल ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो कैपिटल ट्रांसफर किया जाता है वो नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे बोरोइंग हो गई या लैंडिंग हो गई जिसमें कैपिटल ट्रांसफर्स हो रही हैं, है ना, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी एसेट्स जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो ये तो बीओटी में इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि ये कैपिटल करंट अकाउंट का पार्ट होता है, क्योंकि कैपिटल ट्रांसफर्स का जो पार्ट है वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया था।
तो बीओटी में कैपिटल ट्रांसफर्स इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि बीओपी जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट होता है, और करंट अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड कोई भी, यानी कि जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटी इंपैक्ट हो, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसीलिए द कैपिटल ट्रांसफर्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि इसमें दोनों अकाउंट इंक्लूड होते हैं। अब इन दोनों में से बेटर कौन है? इट गिव्स द पार्शियल व्यू ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट है करंट अकाउंट का, एंड बीओपी क्या है, ये एक बड़ा पार्ट है ना। सो इट गिव्स द क्लियर व्यू ऑफ द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि इसमें सभी ट्रांजेक्शंस इंक्लूड हो जाती हैं, दोनों अकाउंट इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी इंक्लूड हो जाता है। सो द रिजल्ट क्या आता है? सो इट कैन बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो घाटे में भी हो सकता है, फायदे में भी हो सकता है, और बैलेंस्ड भी हो सकता है। पर बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होता है, लास्ट में जीरो होता है ना, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को यूज करके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बोथ रिसिप्ट्स यानी कि इनफ्लो एंड द पेमेंट्स आउटफ्लो टैलीज, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कंपोनेंट क्या होता है? इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट ऑटोनोमस इन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं। So autonomous transactions refers to those international economic transactions that are undertaken with the sole motive of the earning profit. ये profit के लिए किया जाता है, okay? पर accommodating transactions for those international economic transactions that are correct the disequilibrium, है ना, ये disequilibrium को ठीक करने के लिए की जाती है। Autonomous items में जो disequilibrium होता है उसको ठीक करने के लिए accommodating transactions की जाती हैं। एंड ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में दे आर आल्सो कॉल्ड द अबव द लाइन आइटम्स, और ये क्या होता है, बिलो द लाइन आइटम्स। ओके, and they are independent of the BOP status of the country, and they depend on the BOP status of the country as they are compensating short-term capital transactions that are undertaken to correct the disequilibrium in the autonomous items. इसका मतलब ये हुआ कि autonomous transaction जो है वो BOP चाहे घाटे में चल रहा हो, फायदे में चल रहा हो, अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है तो वो करेंगे। पर अकोमोडेट ट्रांजेक्शन्स किसको देख के की जाती हैं? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट किसको देखकर पैसा निकाला या जमा किया जाता है इसमें? वो बीओपी के स्टेटस को देखकर। अगर बीओपी घाटे में है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पैसा निकाला जाता है और इसमें दिया जाता है, इसे बैलेंस किया जाता है, फायदे में है तो यहाँ से फिर डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक था, ठीक है, और ये यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली जो है इस लेक्चर स्लाइड में ख़त्म हो जाता है। ओके, सो थैंक यू। अब हम आगे एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।